STD एक सेकंड अर्जेंट कॉल है। तो sexually transmitted diseases और sexually transmitted infections, STD और STIs, ओके। मोर जनरली STDs बोला जाता है, sexually transmitted disorders और infections। और diseases। तो sexually transmitted diseases की मोर पॉपुलर टर्म है STD वहां पर। STDs और STIs ये जनरली एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं पॉपुलेशन के टाइम पर, ऑर्गेज़म के टाइम पर, या जो है वेट किसिंग वगैरह के टाइम पर कुछ इन्फेक्शंस जा सकते हैं। जनरली वो इन्फेक्शन जो पॉपुलेशन से जाएंगे वो इसमें कंसीडर किए जाते हैं। तो sexually transmitted diseases those diseases which transfer from one partner, whether male or female, one partner to other while casual intercourse, casual sex or copulation terms as sexually transmitted diseases। कौन कौन सी डिसीजेस इसमें आ सकती है? किसी का माइक ऑन है बेटा, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। पहले तो आप क्लास में इतने लेट आ रहे हो, ऊपर से माइक ऑन रख रहे हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर्स या डिसीजेस यहाँ पर इन्फेक्शंस आ सकते हैं? तो मेनली बैक्टीरियल, फंगल और वायरल डिसऑर्डर्स। इवन सम प्रोटोजोन डिसऑर्डर्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो सकते हैं। डिसऑर्डर्स जो या तो मेल या फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो चुके हो, डिसऑर्डर जिसमें से which cause infection in genital organs,
जेनाइटल ऑर्गन्स, या फिर सेकंड those which can spread through semen और genital fluids। ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरियल, फंगल या वायरस के इन्फेक्शंस जो या तो जेनेटल ऑर्गन्स को हो चुके हो, एक्सटर्नल जेनेटली आपको, मेल या फीमेल के एक्सटर्नल जेनेटली आपको, या फिर ऐसे डिसऑर्डर्स या ऐसे डिसीजेस जिनके पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंगस या वायरस पैथोजेंस, ये ऐसी डिसीज कॉज कर रहे हैं जो जेनेटल फ्लूइड्स या सीमन के थ्रू भी जा सकते हैं, उनको हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंडर में इंक्लूड करते हैं। ओके, तो ऐसे मेनी डिसऑर्डर्स हैं लाइक acquired immunodeficiency syndrome, एड्स। लेकिन जब हम इसको पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज वाले चैप्टर में, तब हम कहेंगे कि ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स ही एक अकेला रास्ता नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने इसमें एसटीडी में एड्स को लिख दिया है तो ये 100% उसी से जाएगा, क्या नहीं। किसी को रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया जाए, किसी एचआईवी पेशेंट, एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो वायरस के कारण होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, एड्स। तो अगर किसी एचआईवी पॉजिटिव मतलब एड्स वाले पेशेंट का ब्लड किसी नॉर्मल पेशेंट को दे दिया जाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर ब्लड डोनेट कर रहा है वो, तो ऐसे टाइम पर भी वो वायरस ब्लड से जा सकता है। ठीक है, तो अकेला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस टाइप नहीं है इसका, एड्स का। ठीक है, इसके अलग अलग डिफरेंट टाइप्स हम वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे होता है और कैसे नहीं होता है, दोनों डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये उसका एक टाइप है, मतलब वैसे भी जा सकता है, कैन पास थ्रू। मेल या फीमेल पार्टनर अगर उसको एड्स से, एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, अगर बैरियर का यूज नहीं किया गया तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स से वहां पर ये ट्रांसमिट हो सकता है, मेल से फीमेल में या फीमेल से मेल पार्टनर, दोनों में भी ट्रांसमिट हो सकता है। अदर जैसे गोनोरिया, ओके, सिफिलिस, मेनी फंगल या रिंगवर्म है या कुछ फंगल इन्फेक्शन है वहां पर, वो भी ट्रांसमिट होते हैं। तो ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के अंडर में आते हैं। ओके, गोनोरिया और सिफिलिस ये आपको अगेन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस में है, वहीं पर हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, एनसीईआरटी में वहां पर दिया है इसलिए वहां पर डिस्कस करेंगे। तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी जो 12th की बोर्ड की एग्जाम है, उसके पहले तक हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस कंप्लीट, पूरा चैप्टर हमारे पूरा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाता है, तो उसमें गोनोरिया एंड सिफिलिस वहां पर हम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो ये जो दोनों डिसऑर्डर्स है, डिसीजेस है, ये दोनों डिसीजेस भी एसटीडीज के अंडर में आती है, बट इनके कॉजल एजेंट के बेसिस पर हम इनको ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस वाले चैप्टर में सभी डिसीजेस को वहां पर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, तो क्यों होती है एसटीडीज या उसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं?
तो एसटीडीज का प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर लिए जा सकते हैं, जिससे पहला मेजर तो यही होगा कि अगर दोनों में से किसी भी पार्टनर को ऐसा अगर कुछ इन्फेक्शन है तो उस टाइम पर कॉपुलेशन या सेक्स अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट यही है, अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स along with infected partner। ठीक है, तो ऐसा पार्टनर पे वहां पर जिसमें इन्फेक्शन है किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर का, डिसीज का, वहां पर दिख रहा है कि वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो सकती है, ट्रांसमिशन हो सकता है सेक्सुअली, तो उस टाइम पर जब तक कि वो क्योर नहीं हो जाता तब तक कि उससे या तो सेक्स अवॉइड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर पता नहीं हो कि किसमें इन्फेक्शन है या नहीं है, ये पता ही नहीं है, अगर पता है तो अवॉइड करना चाहिए। अगर पता ही नहीं है कि उसमें ऐसा सेक्सुअल डिसऑर्डर हो, डिसीज होगी या नहीं होगी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो कि दूसरे को भी अफेक्ट कर सकती है, तो उस टाइम पर प्रोटेक्टेड होना चाहिए सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब बैरियर्स should be applied। ओके, तो जो बैरियर्स हमने पढ़े फिजिकल बैरियर्स, इन फिजिकल बैरियर्स का यूज वहां पर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्डोम्स या डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स। ओके, ऐसे हमने कुछ वहां पर फिजिकल बैरियर्स पढ़े, तो उनका यूज किया जा सकता है, जिनकी हेल्प से इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोका जा सकता है। ठीक है, ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स वहां पर लिए जा सकते हैं। टाइम टू टाइम हेल्थ चेकअप करना। ठीक है, ऐसा अगर कुछ सिम्टम्स दिखते हैं तो प्रॉपर वहां पर कंसल्ट करना। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करके रखना, ये वहां पर कुछ मेजर्स हो सकते हैं। और अदर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, तो कुछ पूछना है तो पूछ लो यहाँ तक। डन सर। ओके, डन डन सर। ओके, गुड। नेक्स्ट है इनफर्टिलिटी। किसी का माइक ऑन रह गया बेटा है? एक सेकंड बेटा। हाँ, तो बेटा ये जो डिसऑर्डर्स थे, डिसीजेस थे, इनके अलावा एक और प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी। क्या होती है बेटा इनफर्टिलिटी? माइक तो ऑन हुआ, बराबर रिप्लाई नहीं आया, लेकिन दूसरी आवाज अलग से आई। मतलब तो वहाँ पर एक साथ में कुछ स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और शायद ध्यान नहीं दे रहे पढ़ने पर, इधर उधर की बातें हो रही। इनफर्टिलिटी किसी को भी नहीं पता क्या होता है? सर जिसमें ये स्टडी नहीं हो सकता। ओके, तो ऐसे ह्यूमन कपल जो
यंग वन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है, तो उनको हम इनफर्टाइल ह्यूमन कपल कहते हैं। ऐसा हमने लिविंग वर्ड के फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। ओके, और रिप्रोडक्शन की पूरी यूनिट खत्म होने को आ रही है, बट एक आध स्टूडेंट आंसर दे पा रहा है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेटा आप कहाँ जा रहे हो, आपकी पढ़ाई कहाँ जा रही है। अभी भी आपके पास में टाइम है। आपके जो सीनियर है उनका 12 सितंबर को एग्जाम है, आप लोगों का एग्जाम अभी मई में है, नेक्स्ट मई में, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ मई में। तो आप लोगों की पढ़ाई कहाँ जा रही है वो अभी आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्या आपने जितना पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर रहे हो। तो इनफर्टिलिटी एक तरह की एक रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है जो आइदर मेल और फीमेल पार्टनर या फिर बोथ पार्टनर में, दोनों पार्टनर में भी हो सकता है, ठीक है, या तो मेल में या फीमेल में या दोनों में। जो कपल है, पार्टनर है, उनमें से अगर एक में भी या दोनों में भी किसी तरह की ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण कि बेबी इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी इज दैट कंडीशन or reproductive problem in which either male partner or female partner or both do not not fully potent, not potent to introduce young one or produce young one in population of same species, ठीक है। तो ऐसी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम है जिसमें यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, एड नहीं कर पाएंगे पॉपुलेशन में। तो इनफर्टिलिटी में हमने कहा या तो ओनली मेल पार्टनर अफेक्टेड हो सकता है या ओनली फीमेल पार्टनर अफेक्टेड हो सकता है या दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इनफर्टाइल अगर है तो मतलब उनमें नेचुरल कोई प्रॉब्लम आई है, ओके, तो नेचुरली उनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है उनमें किसी तरह की एनामोली है। तो अगर ओनली मेल में हो तो क्या वो उसमें टेस्टिस प्रॉपर डिसेंड डाउन नहीं हुए, क्या क्रिप्टोर्चिडिज्म हुआ है क्या, या टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि हार्मोन्स बराबर नहीं आ रहे, टेस्टोस्टेरोन, आईसीएसएच हार्मोन लेडिक सेल से, इंटरस्टिशियल सेल से वहां पर, या फिर टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करने के लिए वहां पर जो आईसीएसएच आना चाहिए था, एलएच हार्मोन, वो नहीं आ रहा है, या फिर सर्टोली सेल्स नहीं प्रॉपर ग्रो कर रही है एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कारण, क्योंकि सर्टोली सेल्स बनेगी तभी वो नर्व सेल्स, मतलब जिनको हम सस्टेंटिकुलर सेल्स, नर्व सेल्स, सर्टोली सेल्स को कहते हैं, तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बनाती है। तो स्पर्मेटोजुआ मतलब कि वो जरूरी है बनना स्पर्म। तो क्या वो लास्ट वाली स्टेज एफएसएच के कारण नहीं हो रही है, सर्टोली सेल्स के कारण नहीं हो रही है?
या फिर रेटिटेस्टिस या वासा इफ्रेंशिया काम नहीं कर रहे हैं उनका नेटवर्क, जो एपिडाइमिस में ले जा सकता है स्पर्म को, या एपिडाइमिस में मैच्योरेशन एंड स्टोरेज प्रॉपर नहीं हो रहा है स्पर्म का, या इजैकुलेशन के टाइम पर जो मसल्स है वो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रही क्या, जिससे कि एपिडाइमिस से वाज डिफरेंस में आए, या वाज डिफरेंस किसी तरह से वाज डिफरेंस में कोई प्रॉब्लम है कि वाज डिफरेंस कैरी नहीं कर पा रही है, या सेमाइनल फ्लूइड सेमाइनल वेसिकल से रिलीज नहीं हो रहा है, या फिर सेमाइनल प्लाज्मा में प्रॉपर फ्रक्टोज नहीं है, कम अमाउंट में है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड से गोनेडोट्रोपिन्स कम रिलीज हो रहे हैं मेल की पोटेंशियलिटी के लिए, एक्टिविटी के लिए स्पर्म की। ऐसे कुछ रीजन है जिसके कारण कि वहां पर किसी रीजन से मेल में हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या उनके प्रॉपर ना फंक्शन करने के कारण कोई अनामोली हो जाए जिससे कि मेल इंपोर्टेंट हो सकता है। अब फीमेल स्टेराइल कब हो सकती है? तो फीमेल में सबसे पहले तो ओवरीज प्रॉपर डेवलप हुई है या नहीं हुई है, ओवरीज के अंदर प्राइमरी फॉलिकल्स प्रॉपर है या नहीं है। प्राइमरी फॉलिकल्स है तो क्या एक प्राइमरी फॉलिकल प्रॉपर जो गोनेडोट्रोपिन्स आ रहे हैं LH, FSH, उनके रिस्पॉन्स में वहां पर ग्रो हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। फिर प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन प्रॉपर रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हार्मोन्स के बारे में। फिर प्राइमरी फॉलिकल्स मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर के सेकेंडरी ओसाइट रिलीज कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ओवुलेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। सेकेंडरी ओसाइट जो रिलीज हो रहा है उसको फिमरी प्रॉपर कैच कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। फिमरी ने कैच करने के बाद में एम्पुला स्तमिक जंक्शन तक वो रुकना चाहिए वहां पर जाकर के, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं उस पाथ में, ठीक है। या स्पर्म आते हैं तो स्पर्म की एंट्री वहां पर किसी तरह से रोकी जा रही है, या जाइगोट के बाद में जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं मोरुला ब्लास्टुला, उनमें कुछ गड़बड़ आ रही है, या ब्लास्टोसिस नहीं बन रहा है, या ब्लास्टोसिस का इम्प्लांटेशन नहीं हो पा रहा यूट्रस की वॉल में, या यूट्रस अनफेवरेबल हो गया गेस्टेशन पीरियड के लिए, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अचानक से ड्रॉप हो गया इम्प्लांटेशन के बाद, तो शेड हो गई एंडोमेट्रियम, उसके साथ में कंसीव नहीं हो, जो कंसीव हुआ था वो प्रेगनेंसी में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये सारे रीजंस हो सकते हैं मेल या फीमेल में इनफर्टिलिटी के। ओके, समझ में आया किसी को इन जो मैंने बताया उनमें से किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो सर। ओके, तो इस तरह के रीजन है, तो इनको फिर ये तो नेचुरली वहां पर हो गए हैं, तो फिर पहले इनके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं थे, लेकिन अब सॉल्यूशन है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी टेक्निक्स वहां पर आई। ओके, कि अगर मेल और फीमेल गैमेट बन रहे हैं अगर दोनों में, लेकिन फर्टिलाइजेशन में कुछ गड़बड़ है तो फर्टिलाइजेशन बाहर करवा देते हैं, ठीक है। अगर किसी में गैमेट नहीं बन पा रहा है तो गैमेट दे देते हैं उसको, जैसे कि मेल में गैमेट नहीं बन पा रहे हैं तो किसी दूसरे मेल के गैमेट ले लेते हैं, किसी फीमेल में गैमेट नहीं बन पा रहा है तो किसी दूसरे फीमेल का गैमेट उसके फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं एम्पुला स्टमक जंक्शन में, अफेक्टेड फीमेल केस में। किसी नॉर्मल हेल्दी फीमेल जिसमें oogenesis हो रहा है उसका उस टाइम पर एग लेकर के उसकी फैलोपियन ट्यूब से निकाल करके इसकी फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं अफेक्टेड फीमेल, ठीक है। तो ऐसे वहां पर कुछ टेक्निक्स आई जिनके कारण कि गैमेट को या जाइगोट को या फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे फिर ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर होने लगी, इसलिए आजकल इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बहुत ज्यादा खुल गए हैं, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे पीसीओडी एक प्रॉब्लम है। तो पीसीओडी का मतलब ये नहीं है कि हमेशा वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पीसीओडी वहां पर may लीड टू इनफर्टिलिटी, मे ओके, चांसेस है लेकिन 100% नहीं है। अगर उसमें जो पीसीओडी का रीजन है वो अगर पता चल जाए तो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह दे करके नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन से साइकिल कॉज करवा करके वो जेनेसिस नॉर्मल करवाया जा सकता है। तो कुछ वहां पर होते हैं, उसके आंसर्स वहां पर है, ठीक है। तो अगर ऐसा किसी को हो रहा है पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, डॉक्टर्स ने जो मेडिसिन दी है उसके बेसिस पर, या फिर उनके किसी को स्ट्रेस लेवल के कारण ज्यादा होता है, किसी को जो है वो ज्यादा रेस करने के कारण होता है, तो किसी को ज्यादा मेहनत करने के कारण होता है, ठीक है, या
किसी को हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण होता है, किसी की फूड हैबिट बराबर नहीं होती इसके लिए होता है, कोई फूड प्रॉपर टाइम पर नहीं लेता इसके कारण होता है। तो अलग अलग रीजन हो सकते हैं वहां पर जिसके कारण हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाए। ठीक है, तो अगर वो चीजें पता चल जाए तो कोई कोई तो अपने डाइट को सुधार करके, अपनी आदतों को सुधार करके भी वहां पर नॉर्मल, वहां पर रिप्रोडक्टिव वापस से बन सकता है। कोई ऐसा कोई ये नहीं है। ठीक है, तो पीसीओडी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आजकल बहुत सारे फीमेल्स की प्रॉब्लम होती है पीसीओडी, क्योंकि आजकल पॉल्यूटेड वाटर आता है, पॉल्यूटेड एयर है, पॉल्यूशन के कारण भी जो है वो बॉडी पर अफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हार्मोनल डिसबैलेंस, हम जो खाते हैं पीते हैं बाहर की चीजें, तो उसके कारण भी हमारी बॉडी पर असर पड़ता है। ठीक है, तो डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस आजकल नॉर्मल चीज हो गई है। लगभग 90% ह्यूमन फीमेल में हार्मोनल डिसबैलेंस कभी ना कभी देखा जाता है। ओके, तो ये आजकल कॉमन, पीसीओडी तो एक कॉमन होता जा रहा है। लेकिन पीसीओडी में फिर चांसेस कब बढ़ेंगे, उसको अगर क्योर किया जा सकता है क्या, तो यस, डॉक्टर की हेल्प से, गायनेकोलॉजिस्ट की हेल्प से वहाँ पर आसानी से किया जा सकता है। या फिर अगर पता चल जाए कि डाइट प्रॉपर नहीं है, रूटीन प्रॉपर नहीं है डेली का, तो उसको बदल करके भी चेंजेस देखे जा सकते हैं। हम जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वो है कि कोई इनफर्टाइल कपल है तो उसको कैसे हम आर्टिफिशियली उसको हेल्प करके रिप्रोडक्टिव बना सकते हैं। अगर कोई ऑलरेडी इनफर्टाइल है, हमने ये कहा कि कुछ कंडीशन इनफर्टिलिटी को लीड कर सकती है, लेकिन अगर इनफर्टिलिटी हो भी जाए, इनफर्टिलिटी हो भी जाए तो उसको कुछ किसी चीजों से सुधारा जा सकता है। ओके, तो कौन कौन सी ऐसी मेथड्स है जिनसे कि इनफर्टिलिटी को क्योर किया जा सकता है? आपको क्या लगता है बेटा, कौन कौन सी मेथड्स आपने अभी तक क्लासरूम में पढ़ी हैं? बताओ, आपको कुछ कुछ चीजें हमने यूज की है। आईवीएफ, फुल फॉर्म के साथ में बताया करो, दूसरों को भी सब पूरा समझ में। pills, क्या बेटा? सरोगेसी, pills, सरोगेसी। नहीं, पिल्स की हेल्प से, हाँ, पिल्स में हमने ये पढ़ा था कि वहां पर कुछ नॉर्मल अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं है तो सुधारे जा सकते हैं। हमने बोला कि ऑलरेडी वो इनफर्टाइल हो चुका है, नॉर्मल अब नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। अब ये नहीं कर रहे कि वो लीड कर सकता है इनफर्टिलिटी को। वो अगर इनफर्टाइल है, हमको पता चल गया, तो 100% इनफर्टाइल है। ठीक है, तो अब इनफर्टाइल है तो उसमें फर्टिलिटी वहां पर करवाना है, वापस से रिस्टोर करवाना है कि वो यंग वन प्रोड्यूस कर सके। सर आपने लास्ट सेंटेंस पूरा समझा नहीं। क्या समझाओ? क्या बेटा? लास्ट सेंटेंस बताया नहीं समझा। तो मैंने कितने पहले पूछा था बेटा वो क्वेश्चन? मतलब मैंने कहा कि मेल और फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे होती है, उसके रीजंस बताए थे मैंने पहले। नहीं अभी सर, जो वो नहीं क्वेश्चन बोल रहा है, मैं। आपने जो भी बताया ना मेल्स को फर्टाइल बनाना चाहता हूं। माइक में बोलो बेटा, माइक में बोलो जरा, प्रॉपर माइक के पास में बोलो। सर आपने जो बोला कि मेल्स को फर्टाइल बनाना चाहता हूं, वो वाली की बात कर रहा हूं। किसी को आवाज क्लियर आई हो तो रिप्लाई कर दो बेटा, रिपीट कर दो शुभ का आंसर, शुभ का क्वेश्चन। किसी को शुभ का क्वेश्चन समझा होगा तो जरा रिपीट कर दो बेटा, ताकि मुझे भी समझ में आए तो मैं उसका आंसर दे पाऊं। आयुष, तुमको समझ में आया क्या बेटा शुभ का क्वेश्चन? नो सर, वो बीच बीच में अटक रहे हैं उसकी आवाज। किसी भी स्टूडेंट को क्लियर है क्या, तो बता दो। जिक्रा, जिक्रा बेटा, आपको सुनाई दिया क्या? नो सर।
बेटा शुभ फिर कि देखो किसी को भी नहीं, तुम्हारे उधर भी किसी को भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा। मैंने जो जो बोला था वो मैं बता देता हूँ। मेल में इनफर्टिलिटी कैसे होती है, तो मेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उसके स्ट्रक्चर और स्पर्मेटोजेनेसिस से रिलेटेड स्ट्रक्चर जो जो इन्वॉल्व होते हैं और हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं उनके बारे में बोला था बेटा मैंने वहां पर शुभ कि इससे इनफर्टिलिटी मेल में हो सकती है। फीमेल में इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है, तो फीमेल में अगेन हार्मोन लेवल पर या फिर उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के में एनामोली के कारण हो सकती है। फिर क्वेश्चन मैंने पूछा है कि जो इनफर्टाइल ह्यूमन अगर वो इनफर्टाइल हो चुके हैं तो इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स में आप फर्टिलिटी कैसे, अभी हम आर्टिफिशियल या जो टेक्निक्स है मेन मेड टेक्निक्स है जो नेचुरल नहीं है उनसे हम कैसे कर वहां पर इनफर्टिलिटी को दूर करवा सकते हैं। कोई इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है या एक पार्टनर दोनों में से इनफर्टाइल है और वो चाहते हैं कि उनका नॉर्मल उनको भी बेबी होना चाहिए, ठीक है, तो जो नेचुरल प्रोसेस से तो पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे पॉसिबल होगा। तो आयुष ने बताया था आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके। वैसे ही मैं दूसरी और चीजें पूछ रहा हूँ कि किसी को और कुछ पता है क्या। सर अगर ह्यूमन फीमेल अगर या मतलब उसकी जो बॉडी है वो फिट नहीं है कि बेबी कंसीव कर सकते हैं, तो जो जाइगोट होता है वो दूसरे फीमेल में ट्रांसफर करके उनसे बेबी कंसीव कराया जाता है। हाँ कर सकते हैं जाइगोट बेटा। ट्रांसप्लांट कुछ बोलते हैं उसको। हाँ गुड, हम उसको जिप्ट बोलेंगे, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलेंगे हम उसको, जिप्ट, ओके करेक्ट है। तो ऐसे जरा क्लियर आवाज में बोला करो ना बेटा। सर हाँ बोलो बेटा। सरोगेसी मतलब क्या होता है? हाँ सरोगेसी का भी अभी बता देता हूँ, इसी में आएगा सरोगेसी का मतलब भी। तो सरोगेसी का मतलब शॉर्ट में पहले बता देता हूँ कि सरोगेट मदर मतलब ऐसी मदर होती है जो एक नॉर्मल हेल्दी फीमेल होगी, तो ऐसी फीमेल जिसमें इनफर्टिलिटी यूट्रस के कारण गड़बड़ है, यूट्रस खराब है उसका, यूट्रस में गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट नहीं हो सकता उस ह्यूमन फीमेल में, तो वो उस ह्यूमन फीमेल में उसके बेबी को यूट्रस में नहीं ग्रो करवा देते, इम्प्लांटेशन किसी दूसरे फीमेल में करवा देते हैं। दूसरे हेल्दी फीमेल जिसका यूट्रस हेल्दी हो, गेस्टेशन उसमें कंप्लीट हो सकता है, ऐसी फीमेल में इम्प्लांटेशन कॉज करवा देते हैं, उसको बोलते हैं सरोगेसी। मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई एक फीमेल है लेकिन इस फीमेल का यूट्रस खराब है, यूट्रस अडैप्टिव नहीं है इम्प्लांटेशन के लिए या फिर गेस्टेशन पीरियड के लिए, ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में उसके जाइगोट के बाद में जो ब्लास्टोसिस्ट है, जाइगोट से लेकर मोरुला ब्लास्टुला यहाँ तक की कंडीशन इसको निकाल करके जो बी फीमेल है जो जिसका यूट्रस हेल्दी है, नॉर्मल है, अडैप्टिव है एम्ब्रियो के लिए, जिसमें कि वो आसानी से ग्रो करेगा, तो ए का बेबी का जो अर्ली एम्ब्रियो है वो बी फीमेल के अंदर ग्रो करवाना, उस बी फीमेल को हम बोलेंगे सरोगेट मदर। समझ में आया क्या बेटा मिताली? हाँ चल, तो इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए आजकल जो टेक्निक्स यूज की जाती है उन टेक्निक्स को नाम देते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ओके, टू ओवरकम infertility problem. Assisted reproductive techniques, ART. Assisted reproductive techniques, ओके, ये यूज की जाती है। अब आपको क्वेश्चन अगर आता है शॉर्ट नोट्स में स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, तो टू मेथड्स को एक्सप्लेन करो या फिर कुछ उनके नाम दे देते हैं, उनका एक्सपांशन करने के लिए बोलते हैं, दे देते हैं, तो
तो इनकी टेक्निक्स में आपको वहां पर डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगर किसी में गैमेट बराबर नहीं बन रहे, ओके, समझ लो मेल में गैमेट बराबर नहीं बन रहे हैं, या तो मेल में गैमेट नहीं बन रहे लेकिन फीमेल में गैमेट बन रहे हैं, तो किसी दूसरे मेल डोनर का वहां पर गैमेट्स लिए जा सकते हैं, स्पर्म डोनर के स्पर्म लिए जा सकते हैं, ओके, वहां पर, और उनको फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंजेक्शन की हेल्प से इंजेक्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए भी हम पढ़ेंगे आगे टेक्निक। अभी हम पहले फीमेल में अगर फीमेल गैमेट नहीं बन रहा है, ओके, फीमेल में अगर फीमेल गैमेट जो सेकेंडरी उस साइड बनना चाहिए था वो रिलीज होकर के एम्पुला स्टेमिक जंक्शन में अगर नहीं आ पा रहा है, तो उस टाइम पर जो ART परफॉर्म की जाती है उसको हम बोलते हैं गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब है गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ओके। तो सबसे पहले हम फैलोपियन ट्यूब से स्टार्ट कर रहे हैं। फैलोपियन ट्यूब में क्या क्या दिया जा सकता है अगर फीमेल में अगर प्रॉब्लम हो तो। फिर इसके बाद में हम रिप्रेजेंट करेंगे कि आगे फैलोपियन ट्यूब से हम आगे बढ़ते जाएंगे वजाइना तक। तो फैलोपियन ट्यूब में सबसे पहली बात, तो फैलोपियन ट्यूब में गैमेट आना चाहिए था, फीमेल गैमेट। अगर वो नहीं आ पा रहा है किसी रीजन से, ओवरीज की प्रॉब्लम से या किसी भी रीजन से, तो ऐसी फीमेल की इनफर्टिलिटी दूर करने के लिए किसी हेल्दी फीमेल का फीमेल गैमेट उसको दिया जा सकता है, यहाँ पर रखा जा सकता है, ओके, एम्पुला स्टेमिक जंक्शन में, ठीक है। और जब वो दिया जाएगा तो उन कपल को फिर बताया जाएगा कि बाकी अगर उसका पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्म के लिए हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्पर्म को आने में, फर्टिलाइजेशन अच्छे से हो सकता है, आगे की पूरी फर्टिलाइजेशन के बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्रॉपर हो सकते हैं। तो बस ऐसी फीमेल में जिसमें कि गैमेट नहीं बन रहा है अगर, ठीक है, किसी भी रीजन से PCOD नहीं है, वहां पर गैमेट ही नहीं आ रहा है फैलोपियन ट्यूब में किसी रीजन से, हार्मोनल थेरेपी भी दे दी, मेडिसिन भी दे दी, फिर भी, तो एक हेल्दी फीमेल डोनर का फीमेल गैमेट निकालेंगे और वो फीमेल गैमेट इस अफेक्टेड फीमेल के फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला स्टेमिक जंक्शन में वहां पर रख देंगे, ठीक है, सर्जिकली उसको पहुंचा देंगे। देन फिर उनको बताया जाएगा कि आपको अब 1-2 दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, ताकि ये जो गैमेट जब तक यहाँ पर एम्पुला स्टेमिक जंक्शन तक 2-3 दिन तक पड़ा रहेगा तब तक फ्यूजन की प्रोसेस हो जाना चाहिए। अगर उनको डायरेक्ट ऐसा नेचुरल प्रोसेस से बेबी वहां पर आगे चाहिए तो बस केवल दूसरे ह्यूमन फीमेल का, हेल्दी ह्यूमन फीमेल का ओवम रख दिया वहां पर, तो इसमें ओवम का ट्रांसफर करते हैं। दूसरी टेक्निक है जिप, फैलोपियन ट्यूब में ही। अब यहाँ पर जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, तो अब जाइगोट का ट्रांसफर किया जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर ऐसी ह्यूमन फीमेल है जिसमें फर्टिलाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, ओके, या तो वो स्पर्म को इनएक्टिव कर देती है आने पर ही रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, या मेल या फीमेल गैमेट फ्यूज ही नहीं हो पाते किसी रीजन से, तो फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है बस, तो लेकिन अगर उनमें गैमेट बन रहे हैं तो दोनों के गैमेट निकालेंगे, मेल के और फीमेल के गैमेट लेंगे और उन दोनों गैमेट को वहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। आ रहा समझ में? तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में जाइगोट या एम्ब्रियो का ट्रांसफर होता है, क्लियर? तो ये जाइगोट है तो ये भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में आएगा, इसका भी एक टाइप है। इन विट्रो मतलब, विट्रस मतलब ग्लास, मतलब ऐसी बायोलॉजिकल रिएक्शन जिसको हम बॉडी से बाहर या सेल के बाहर परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे हैं दोनों में, ओके, लेकिन फ्यूजन नहीं हो पा रहा है किसी रीजन से,
और बाकी पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद के सारे इवेंट अच्छे हो सकते हैं। तो ऐसे इनफर्टाइल ह्यूमन बीइंग्स को उनके दोनों के गैमेट्स ले लिए जाते हैं और गैमेट्स लेने के बाद में फ्यूजन करवा करके जो जाइगोट बनेगा उस जाइगोट को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब। ओके, ये दोनों टेक्निक समझ में आई बेटा? किसी को इन दोनों में अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो पहले वो पूछ लो। क्लियर है? इन दोनों टेक्निक्स में किसी को कोई डाउट तो नहीं है? समझ में आई क्या? हाँ सर। ओके, तो जिप के बाद में फिर फैलोपियन ट्यूब के बाद में अगर किसी में मोरुला ब्लास्टुला नहीं बन पाता है, ओके, किसी में मोरुला ब्लास्टुला ब्लास्टोसिस ये नहीं बन पाता है तो उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर। ओके, ईटी। नेक्स्ट है फिर ईटी, इट मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर, एम्ब्रियो प्रो एम्ब्रियो मतलब 2 ब्लास्टोमियर से प्रो एम्ब्रियो शुरू हो जाता है। ओके, तो जाइगोट तो बन रहा है अगर किसी में, ठीक है, जाइगोट बन रहा है, लेकिन जाइगोट के बाद में डिवीजन उसके प्रॉपर नहीं हो पाते वहां पर। तो ऐसी कंडीशन में बाहर जाइगोट फ्यूजन करवा करके जो जाइगोट बनता है उसको निकाल करके उसकी स्टेजेस बना ली जाती है जिस स्टेज तक वहां पर नहीं बन पाएगा ये हेल्दी ह्यूमन फीमेल की फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में, वहां तक मोरुला ब्लास्टुला, ठीक है, या इवन इम्प्लांटेशन के लिए ब्लास्टोसिस भी यहां तक बनाया जा सकता है एम्ब्रियो ट्रांसफर। ठीक है, एम्ब्रियो ट्रांसफर में मतलब जो कंसीव प्रॉपर नहीं कर पाते, ठीक है, जाइगोट बनना और जाइगोट से मोरुला ब्लास्टुला बनना ये कंसीव को रिप्रेजेंट करता है। तो जो कंसीव प्रॉपर नहीं कर पाते उनके लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक यूज करते हैं। ओके, लेकिन वो प्रेगनेंसी उनमें नॉर्मल हो सकती है। तो उसी ह्यूमन फीमेल में बाहर जो कंसीव की जो स्टेजेस होती है, जाइगोट बनना, जाइगोट के बाद में मोरुला ब्लास्टुला तक बनना, यहाँ पर भी, या फिर जाइगोट अंदर बन रहा है तो जाइगोट बना करके फ्यूजन इन विवो हो गया, फ्यूजन इन विवो फर्टिलाइजेशन हो गया, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में उसको एम्ब्रियो की स्टेजेस तक ग्रो करवाना, या फिर बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा देना और फिर आगे स्टेजेस तक ग्रो करवा देना। दोनों में एक कंडीशन में एम्ब्रियो ट्रांसफर हो सकता है। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर में वो 8 सेल्स वाला एम्ब्रियो ट्रांसफर भी हो सकता है, 16, 32, 64 सेल्स स्टेज वाला भी हो सकता है, और इवन मोर देन 100 सेल्स वाला ब्लास्टोमियर्स भी हो सकता है। ओके, तो ब्लास्टोसिस तक वहां पर इम्प्लांटेशन के पहले पहले वहां तक की प्रोसेस को हम बोलेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर कहाँ होगा? तो अगर मोरुला या ब्लास्टुला हुआ तो कहाँ होगा? मोरुला या ब्लास्टुला को कहाँ रखना पड़ेगा? कहाँ होगा एम्ब्रियो ट्रांसफर? फैलोपियन ट्यूब में। गुड। ओके, तो अगर वो मोरुला या ब्लास्टुला स्टेज तक का है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में, तो इंट्राफैलोपियन एम्ब्रियो ट्रांसफर होगा वो। लेकिन अगर ब्लास्टोसिस तक बनाना पड़े, इम्प्लांटेशन ही हो सकता है, उसके पहले की स्टेजेस नहीं हो सकती, तो ब्लास्टोसिस बनाने के बाद में तो ब्लास्टोसिस को कहाँ पर ले जाएंगे, कहाँ पर रखना पड़ेगा?
यूट्रस यस वेरी गुड, यूट्रस में। ओके, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन हो सके तो यूट्रस में, तो फिर उसको हम बोलेंगे इंट्रायूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। क्लियर? तो इंट्राफेलोपियन एम्ब्रियो ट्रांसफर, इंट्रायूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर, मतलब कौन सी स्टेज पर उसको ट्रांसफर करना है। फिर नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये तो हो गई फीमेल्स के लिए। अब अगर मेल में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कि मेल में स्पर्म रिलीज नहीं हो पा रहे हैं या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग है, ओके, मतलब स्पर्म इरेक्ट नहीं हो पा रहा है जिसके कारण की इजैकुलेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा अगर कुछ मेल में अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर स्पर्म को रिलीज करने के लिए वहां पर जो इंसेमिनेशन होगा उस इंसेमिनेशन को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाया जाता है। मेल में अगर प्रॉब्लम है तो, फीमेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाना पड़ेगा। इसमें भी दो कंडीशन है, एक मेल स्पर्म प्रोड्यूस कर रहा है, सीमन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शनिंग के कारण वो फीमेल की बॉडी में प्रॉपर वहां पर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बराबर नहीं जा पा रहा है, तो ऐसे मेल का ही स्पर्म लेकर के उसका जो स्पर्म कलेक्ट करके उसका सीमन कलेक्ट करके फिर इंजेक्शन की हेल्प से फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, तो वही दोनों पार्टनर का, मेल और फीमेल का गैमेट रहेगा। ठीक है, उनका ही बेबी 100% वहां पर उनकी सेल से, दोनों की सेल से बनेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि फिर उसको एजूस्पर्मिया है अगर किसी को, या ओलिगोजूस्पर्मिया है जिसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें पहले ही स्पर्म कम बनते हैं, तो फिर उस टाइम पर ज्यादा वहां पर वो उसका रिस्क नहीं लिया जाएगा और एक कोई हेल्दी स्पर्म डोनर को ढूंढा जाएगा, हेल्दी स्पर्म डोनर का स्पर्म लिया जाएगा और उसको इंजेक्शन की हेल्प से इंसेमिनेशन किया जाएगा, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये दो तरह के होते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, कि मेल किस तरह से कौन सी पोजीशन पर इनफर्टिलिटी शो कर रहा है। ओके, फिर इसमें टेक्निक कौन कौन सी होती है, तो इंसेमिनेशन मतलब कि सीमन को इंजेक्शन के थ्रू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस करवाना। अब वो कहाँ तक होगा, क्या इंसेमिनेशन यूट्रस तक होगा, उसको इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलेंगे। ओके, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन मतलब आगे की वो नॉर्मली कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ कि नहीं फीमेल में नॉर्मल है, वहां पर फीमेल गैमेट बन रहा है, मेल में भी मेल गैमेट, लेकिन वो फ्यूजन वहां पर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, तो फिर वहां पर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस के थ्रू, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शंस के थ्रू इंसेमिनेशन करवाया जाएगा। मतलब दोनों गैमेट को निकाल करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस होगी। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में वहां पर जो सेल है गैमेट, गैमेट के अंदर इंजेक्शन की हेल्प से, माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उसमें एम्ब्रियो तक बनाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ टेक्निक्स है जिससे कि इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एनसीईआरटी से अच्छे से रिवीजन कर लेना और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट भी स्टेट बोर्ड के जो जो चैप्टर्स हो गए हमारे दोनों, फिर वहां पर उनके भी बोर्ड की क्वेश्चंस देख लेना। सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स भी अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन देख लेना और अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो सैटरडे को डाउट क्लासेस में पूछ लिया करो। स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? हाँ सर। तीनों बैचेस से रिप्लाई नहीं आया है प्रॉपर। डन सर।
डन सर। गुड। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है बेटा। ठीक है, इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन नीट में बनेंगे ही बनेंगे। ओके, और ज्यादातर चांसेस फिर ART पर एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं और एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने बर्थ कंट्रोल की पढ़ी थी उनमें से। इसलिए ये 2 तो 100% है और इनमें से आपको बोर्ड की एग्जाम में भी आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये 100% है। इसलिए पूरा चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए, और कोई दिक्कत आए तो सैटरडे को फिर से पूछ लेना इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट ये यूनिट कंप्लीट हो जाता है। फिर फर्स्ट यूनिट तो हम 11 का चैप्टर लेने वाले थे। एक कौन सा चैप्टर था वो मैं देख लूंगा, या फिर अगर आप लोग से ना क्या बेटा? सर 11th की बुक में यूनिट 2 से ना पता नहीं, मैंने आप लोग को वो जो सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कौन सा चैप्टर मैंने लिखा है। तो ये पहली यूनिट कंप्लीट होने के बाद वो वाला चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूंगा, और फिर वो 11 के चैप्टर होने के बाद 12 के फिर से हम सेकंड यूनिट स्टार्ट कर देंगे। ओके बेटा, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर। ऐसे बाय सर। बाय बेटा।